बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगरचे हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान को भगा भगा कर मारना हमारी मजबूरी है, लेकिन इत्तलात ये है कि नरम हाथ अब आस्ता आस्ता और बड़ी तजरीद के साथ सख्त होना शुरू हो गया है और आज़म सवाती के बाद अगली बारी एतजाज़ आसन और मुराद सईद की हो सकती है। इस सिलसिले में PTI की पॉलिसी क्या है जिसका इंकशाफ आज़म सवाती ने किया है, इस इशू पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि एतजाज़ आसन का मसला सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि गेट नंबर 4 से जिस तरह शेख रशीद की नौकरी ख़त्म हुई थी, इसी तरह एतजाज़ आसन की नौकरी भी गेट नंबर 4 वालों ने ख़त्म कर दी है। कुछ उसको इस बात का भी गुस्सा है और वो किसी कैफियत में आकर आपे से बाहर हो गया, लेकिन उसका जो स्टार्ट थी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा पर डायरेक्ट हमला किया, दरअसल वो PTI की पॉलिसी का नतीजा था। और ये दो हमारी बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा वही पंजाब का इशू है और फिर ये है कि इमरान खान ने 3-3.5 साल में 2 करोड़ रुपए अपने बालों के खिजाब पर लगा दिए और ये एक चौंका देने वाली इतला है। और इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि बोटॉक्स पर ये कितना खर्चा करता होगा, जो इसे हर तीसरे दिन शायद सुना है कि इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ताकि वो इसकी आंखों और चेहरे के लिए जो टेंट पड़ जाते हैं, नागा हो जाए तो वो उस टेंट से बचा जा सके। और पिछले हफ्ते 2-3 दिन इसने नागा कर दिया बोटॉक्स में और उसके नतीजे में इसकी जो शक्ल थी वो आपने देख ही ली होगी और लोगों ने तो उस पर अजीब अजीब तबसरे किए कि ये अल्लाह की फटकार वाला चेहरा है और पता नहीं क्या क्या पर्सनल अटैक भी किए। लेकिन वाक़ईतन वो ऐसा चेहरा, इस तरह का बदरू और बदहैयत चेहरा शायद ही किसी बूढ़े से बूढ़े आदमी का 80 साल 90 साल की उम्र के भी किसी बूढ़े का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता जितना कि बोटॉक्स के बगैर इमरान खान का देखने को मिला। आप देखकर खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि मसनूई ये जो तरीके हैं सर्जरी के, इंजेक्शन लगवाने के, दवाओं के, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कितने मकरूह किस्म के होते हैं। तो नाज़रीन, सरफहरिस्त ये है कि कल आज़म सवाती की गिरफ्तारी बड़ा मौजू बनी रही, जो सेनेटर है PTI के और वज़ीर रहे हैं। आज़म सवाती ने कहा कि मुझे नंगा करके मारा गया, पता नहीं मारा गया कि नहीं मारा गया या नंगा किया गया कि नहीं किया गया। ये नंगा करने का इससे पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन अब पहली मरतबा ये सुना है कि PTI का जो भी लीडर पकड़ा जाता है वो यही कहता है कि मुझे नंगा करके मारा गया। वल्लाह आलम, कुछ थोड़ी बहुत शिकायत हो भी सकती हुई हो तो ये मुकाफ़ात अमल भी हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जालसाज फ्राडिया और जिसने पता नहीं वो जो मशहूर एक रिवायत है कि इसने 5 करोड़ का जाली नोट जो था वो में दे दिया था, जाली नोट पता नहीं कितने करोड़ रुपए का। तो ये आलमी जालसाज है। और मुकाफ़ात अमल ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो पहले ही साल आज़म सवाती ने वज़ीर बनते ही ये काम किया कि अपने खेतों में एक बकरी के आ जाने पर इसने उस बकरी के बुढ़े मालिक को मारा, उसे नंगा किया और उसके बच्चों को मारा और उसे इन तीनों को अगवा करके हब्से बेजा में रख लिया। संगीन जराइम किए, लेकिन उस वक्त भी अदालत ने कुछ किया ना इमरान खान ने कुछ किया, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। तो कुदरत की लाठी भी आवाज़ है, उस बूढ़े की आह लगी होगी कि इसने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कुछ बयानात देने शुरू कर दिए और जो पहले तो इग्नोर किए जाते रहे। तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है जब इसने पहली प्रेस टॉक की थी और उसमें ये कहा था कि फ़ौज ही इस मुल्क में दहशतगर्द है, असल दहशतगर्द फ़ौज है, जर्नैल है और फ़ौज जो है ये करप्ट है, करप्शन का अड्डा, इस तरह की बकवास इसने की जिसका जिक्र मुख्तलिफ प्लेटफार्म से आपने सुना। मैंने भी अपने ब्लॉग में वो ये चीज़ें कोट की। उसके बाद इसने फिर दूसरी मरतबा टॉक की, उसमें भी यही बातें की, फिर तीसरी मरतबा की, फिर उसमें भी यही बातें की, कुछ आगे पीछे करके। ख़ास तौर पर जो हाल ही में उसने अखबार नवीसों से रस्ते से गुजरते हुए जो बातचीत की उसमें फ़ौज पर ज़्यादा शदीद बकवास की, फिर 2-3 ट्वीट भी किए इसने ऊपर नीचे। तो पकड़ा गया। तो पकड़े जाने के बाद जो किस्सा हुआ, मारा गया या नहीं मारा गया, कुछ लोगों का कहना है कि इसकी कुछ ढोलकी हल्की हल्की बजाई गई है और गिरफ्तारी वाले दिन भी और कल भी बजाएगी, दूसरे दिन भी बजाएगी, ये लोगों का कहना है। तो हो भी सकता है इस तरह के मामला जब पाकिस्तान में FIA किसी को पकड़ती है, FIA तो और सेंसिटिव मसला है। आम पुलिस किसी आम से केस में मोहल्ले में अगर झगड़ा हो जाए तो उस केस में भी जो लोगों को पकड़ती है तो वो उनको जाकर कुछ ना कुछ तो मारती पीटती है। तो लेकिन इसने वहाँ जब इसकी तफ्तीश की गई और कुछ धमकाया गया तो इसने बहुत कुछ बक दिया
और उसमें ये बताया गया है कि कुछ इसने पार्टी के बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जो FIA के इल्म में नहीं थी, या अगर इल्म में थी तो उनके पास कोई बयान रिकॉर्ड शक्ल में मौजूद नहीं था। तो वहाँ उसने ये भी बताया कि मैंने जो कुछ कहा है ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कहा है और पार्टी की हदायत के मुताबिक कहा है। यानी इमरान खान ने पार्टी लीडरों को ये हदायत की हुई है कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करनी है। अब देखिए, फ़ौज पर तनकीद और बकवास में फ़र्क होता है। तनकीद ये होती है कि अगर आप कहें कि फ़ौज आइन को फॉलो करे, आइन के दायरे से बाहर ना निकले और जो उसका रोल मुतय्यन है वो उसके मुताबिक करे, और या फलां काम जो है वो फ़ौज ना करे, ये है तनकीद। ये आपकी शिकायत भी है, जायज़ है, गलत है, लेकिन आपकी शिकायत है और आपने उस शिकायत का इजहार कर दिया। और बकवास ये है कि आप फ़ौज को, जर्नलों को कोई एक ख़ास नाम लिए हुए है, कोई एक आदमी, दो आदमी करप्ट हो भी सकते हैं, लेकिन आप पूरी अस्करी क़यादत को जब ये कहें कि ये सारी की सारी करप्ट है, सारी की सारी गद्दार है, सारी की सारी दहशतगर्द है, तो फिर ये तनकीद नहीं है, ये गाली है। और ये गालियाँ इसने दी, और ये गाली इसने नहीं दी, इसने इससे पहले मुराद सईद ने 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने ये कहा है कि सवात में दहशतगर्दों को फ़ौज प्रमोट कर रही है, फ़ौज ला रही है, काफ़ी सारी उसने, मैं दोहराना भी ठीक नहीं समझता। हालांकि ये बच्चे को पता है कि पख्तूनख्वा में 9 साल से PTI की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, PTI का तालिबान से, TTP से इत्तेहाद है। नंबर 3, बैरिस्टर सैफ की क़यादत में PTI ने TTP से दहशतगर्दी में तावन का मादा किया जिसकी तरदीद वो नहीं कर सकते। तो पख्तूनख्वा में जो जलसे हो रहे हैं उनमें PTI को गाली पड़ रही है, और ये इल्ज़ाम वहाँ दोहराया जाता है कि बैरिस्टर सैफ जो मुशर्रफ का चमचा था, मुशर्रफ जो दहशतगर्दों का बाप था, उसके मिशन पर हमेशा काम करने का अहद करने वाला सैफ, पता नहीं ये बैरिस्टर है भी ये नहीं, इसकी गुफ्तगू के अंदाज से तो कभी नहीं पता चलता कि ये कुछ पढ़ा लिखा भी होगा। बहरहाल वो बैरिस्टर कहता है ख़ुद को, और उसके ज़रिए PTI की, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए। तो ये मुराद सईद ने इसी एजेंडे के तहत जो पार्टी की पॉलिसी है जिसकी इमरान खान ने हिमायत की है, वहाँ जो अवामी एहतजाज हो रहा है, एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार, यानी वो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा के एक तो इमरान खान की हिदायत पर अमल कर रहा है, और दूसरे पख्तूनख्वा में जो रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा है जो PTI के लिए गैर मुतवक्को है, उस रद्द-ए-अमल का रुख फ़ौज की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बुद्धू का आवा है, आवे का बुद्धू है। आगे के बुद्धू को ये पता नहीं कि वहाँ की पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। वो ये है कि PTI दहशतगर्दों को लाई। तो ये मुराद सईद है, इसको भी नोट कर लिया गया है, और इसे भी किसी दिन पकड़ा जा सकता है। तीसरा वो है एतजाज़ हसन, माशाल्लाह ये भी सैफ की तरह ये भी बैरिस्टर है, और इसके क्रेडिट पर कितने बड़े केस है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसके बारे में जो सही रिपोर्ट है वो ये है कि ये उसी मुलाजमत पर था जिस मुलाजमत पर शेख रशीद था, और जिस तरह शेख रशीद को निकाल दिया गया इसे भी निकाल दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदलिया बहाली तहरीक, जिसकी नवाज शरीफ ने भी हिमायत की, बल्कि नवाज शरीफ ने उसे फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया। उसके बारे में ये बाद में पता चला कि वो कोई अवामी तहरीक नहीं थी, वो कोई कौमी मफाद में तहरीक नहीं थी, वो एक कशमकश थी कि मुशर्रफ साहब तुम जाओ, अब तुम हम पर बोझ बन गए हो। तो उस वक्त एतजाज़ हसन ये क़यादत इस तहरीक में शुरू से लेकर आखिर तक इस तहरीक में साथ रहा, नुमायाँ रहा, पेश रहा, और कुछ और चेहरे भी जो अब फैसले दे रहे हैं PTI के हक़ में आउट ऑफ द वे और आइन के ख़िलाफ़ अज़ खुद इख्तियारात के तहत, वो भी इस तहरीक में आगे थे। सियासतदान इस तहरीक में इस्तेमाल हुए, वकला लीडर बाज़ इस्तेमाल हुए, बाज़ को पता था वो नौकर थे, मुलाजम थे, उनसे जो ड्यूटी ली गई वो उन्होंने की। और एतजाज़ हसन का रिकॉर्ड बताता है कि यह हर दौर में गेट नंबर 4 का खबरी रहा है। तो हालिया अरसे में इसको वहाँ से किक आउट कर दिया गया है शेख रशीद की तरह। शेख रशीद का गुस्सा आप अरसे से देख रहे हैं, वो इसी बात का गुस्सा है। और कल वो यहाँ ये पख्तूनख्वा में जो जलसा हुआ है वहाँ भी शेख रशीद ने फ़ौज पर हमले किए, अदलिया पर हमले किए। उसने कहा कि चोर, चौकीदार और काजी आपस में मिल गए हैं। अदलिया से मुराद वो जज हैं जो आइन के मुताबिक अब भी फैसले दे रहे हैं, वो इनके नज़दीक चोरों के साथ मिल गए हैं।
शेख रशीद ने बार बार कहा कि चोर चौकीदार और काजी मिल गए हैं। चोर तो इनके ख्याल में ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी लीडर है ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और जरदारी, और काजी और फिर चौकीदार कौन है? सबसे ज़्यादा जोर चौकीदारों पर रहा। सीधी सादे अल्फाज में ये जर्नैलों पर हमला कर रहा था, जर्नैलों पर हमला कर रहा था। तो ये इसकी मायूसी की अलामत है और इनको अब भी यकीन नहीं है, इनको उम्मीद है कि कोई मुआवजा होगा वो, और परदेसी चाय वाला जो है वो सहराओं से निकल कर इस्लामाबाद पर काबज़ हो जाएगा और हमें चिमटी से पकड़ कर फिर हमारी वजारतों की कुर्सी पर बिठा देगा, इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देगा। यही गलतफहमी एतजाज़ हसन को भी है और यही गुस्सा भी उसको है कि उसको भी गेट नंबर 4 वालों ने निकाल दिया है। तो उसने भी जनरल बाजवा का नाम लेकर एक प्रेस टॉक में उनको गाली दी, उनको बड़ा मुजरिम करार दिया। तो ज़ाहिर है ये बात जो है बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, लेकिन अभी तक उन दोनों को कुछ नहीं कहा गया, ना मुराद सईद को ना एतजाज़ हसन को। लेकिन इत्तलात ये हैं कि इनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है और शायद बहुत जल्दी हाथ डाल दिया जाए, क्योंकि उसकी एक लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि एक आदमी उठकर आर्मी चीफ को मुजरिम कहता है, गद्दार कहता है, और आप उसे कुछ नहीं कहते, तो गोया कि आपने एक रास्ता खोल दिया कि जो मर्जी, जिस शख्स की मर्जी आए वो चौक में बैठकर, रेस्टोरेंट में बैठकर, होटल में बैठकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर, बस, कार, टैक्सी, रेल, जहाज़, जहाँ चाहे, एयरपोर्ट लाउंज में, रेलवे स्टेशन पर, किसी भी पब्लिक मुकाम पर बैठकर फ़ौज को गाली दे सकता है, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चुनांचे इन दोनों की शामत आने वाली है। तीसरी एक काबिल गौर बात यह है कि जिस तरह आज़म सवाती ने बताया और जिस तरह इसकी तस्दीक भी कई ज़राए से हुई है कि इमरान खान ने तमाम पार्टी क़यादत को ये हदायत की है। अब पार्टी क़यादत में कितने लोग हैं? 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, इतने लोग तो होंगे पार्टी क़यादत में ना, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि सिर्फ चंद एक लोग ही इमरान खान की हदायत पर अमल कर रहे हैं। शहबाज गुल है, एतजाज़ हसन है, एतजाज़ हसन ज़ाहिर है PTI का, पीपल्स पार्टी के, तो वो कहाँ है, शेख रशीद है और 2-4 और होंगे। बाकी सारी क़यादत जो है वो इस हदायत पर अमल नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि वो बाकी लोगों, इन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। और वैसे भी अगर किसी के अंदर ज़मीर है तो वो इस बात को सोचेगा कि आर्मी चीफ को या टॉप क़यादत को गाली देने का फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये गाली देने वाली बात। और इसमें फिर ये भी है, इमरान खान और शेख रशीद जिस बात को भूल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब तो अगले महीने चले जाएंगे। ज़ाहिर है बाजवा साहब के पास यही अक्टूबर के 2.5-3 हफ्ते, तो अगले नवंबर के शुरू में तो वो अलविदाई पार्टियां देने में एंगेज हो जाएंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे। उसके बाद अमलन वो आर्मी चीफ यानी इनएक्टिव हो जाएंगे बतौर आर्मी चीफ। तो ये समझते हैं कि चूंकि उनके पास 2-2.5 हफ्ते के ये आर्मी चीफ है, इसलिए इनको जितनी गाली देनी है दे डालो। जिस बात का ये शऊर नहीं कर रहे, जिस बात पर ये नोटिस नहीं ले रहे, वो ये है कि इस वक्त फ़ौज के अंदर जो मौजूदा सेटअप है, कल परसों वाली जो कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं, तकर्रियाँ भी हुई हैं, तरक्कियाँ भी हुई हैं, अब जो फ़ौज है वो सारी हाई कमान एक सोच रखती है, उसमें इख्तिलाफ नहीं है। हो सकता है इख्तिलाफ वाली बात 6 महीने पहले दुरुस्त हो, अब दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों ने रुजू किया है अपनी सोच से, जब उन पर इमरान खान के कारनामे वाजे किए गए, उन्हें दस्तावेजी सबूत दिखाए गए कि किस तरह ये मुल्क की मईशत को भी बर्बाद कर रहा था, किस तरह ये फ़ौज की अंदर बगावत को राह दे रहा था, किस तरह ये एक बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ बड़ी टैक्टफुली ये पाकिस्तान को आलमी बरादरी में आइसोलेट भी कर रहा था। ये सारी चीज़ें जब सब जगह दिखाई गई तो कई लोगों के जहन जो थे वो बदल गए और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमें गलती लगी थी। तो अब जो अस्करी क़यादत है, और अस्करी क़यादत से मुराद सिर्फ कोर कमांडर नहीं बल्कि कोर कमांडरों के नीचे जो सब क़यादत है उसे भी शामिल कर लें, तो उनकी सोच एक है। ये महज प्रोपेगेंडा है कि जनरल फैज़ का ग्रुप जो है वो ये कर देगा। जनरल फैज़ का इस वक्त टॉप ब्रास में कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा। जनरल फैज़ आइसोलेटेड है और इमरान खान को पता है, लेकिन पता नहीं उसे किसी जादूगरनी ने यकीन दिलाया हुआ है कि ये टूने करो, पासा पलट जाएगा। पिछले 1 साल से तो पासा इसके ख़िलाफ़ ही पलट रहा है।
और वो अब भी टूनों पर अमल कर रहा है। बल्कि इतला तो ये है कि ये जो हलफनामे की इबारत, ये जो हलफनामे लेते फिरता है नौजवानों से, अफवाह एक किस्म की तस्दीक शुदा नहीं है कि ये हलफनामे की इबारत भी किसी टूने का हिस्सा है, कुछ टूना किया गया है। और एक टूना सुना है परवेज़ इलाही पर भी हो रहा है, क्योंकि परवेज़ इलाही लॉन्ग मार्च के प्रोग्राम है, उसमें मतलूबा तावन करने से इनकार कर रहा है। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि पुलिस की मशीनरी लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा से 2 मरतबा इस्लामाबाद पर चलगार हुई है और दोनों मरतबा हुकूमत की और पुलिस की मशीनरी साथ थी लॉन्ग मार्च में। अटक पुल पर भी और इस्लामाबाद के बाहर भी जो झड़पें हुई थी 2014 और उसके बाद 2017 में और फिर ये 25 मई के, तो उसमें पख्तूनख्वा की पुलिस थी जो लड़ने के इरादे से अटक पुल पर आई थी, लेकिन लड़ाई की नौबत नहीं आई थी। तो परवेज़ इलाही पर भी सुना है कि टूना किया जा रहा है कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद मूनुस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाकर उसको वज़ीर आला बना देंगे, वो हमारे काबू में रहेगा। वो तो काबू में है, वो तो पिंकी पीरनी के काबू में है। मैंने आपको बताया था कि ये पिंकी पीरनी के पास गया तो पिंकी पीरनी ने इशारा किया तो ये मूनुस इलाही के सामने जो सोफ़ा पड़ा हुआ था वो हवा में 1-1.5 फुट या शायद 2 फुट ऊंचा हो गया। तो ये उस पर ईमान ले आया और अब ये उस पर ईमान लाने वालों में से एक है। इसलिए इतना इंतहा पसंद हद तक ये पीटीआई का हामी है परवेज़ इलाही के मुकाबले में। तो इनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही इसे निजात हासिल कर ली जाए। वैसे भी बुढ़ा 80 साल का तो हो गया, काफ़ी उम्र हो गई है, तो इसकी जगह खुद तो ये अपना वज़ीर आला तो ला नहीं सकते पंजाब में, तो मूनुस इलाही को लाएंगे तो वो काफ लीग वाले जो हैं परवेज़ इलाही के साथ हो, इसके भी साथ हो जाएंगे। और ये तो अपना मुंडा है, अपने बस में है अपने। तो बहरहाल ये चीज़ें। और कल फिर इमरान खान ने खुद भी फ़ौज के लिए गद्दार गद्दार का खिताब 10 मरतबा दोहराया। उसने कहा कि इन चोरों को जो NRO दे रहा है वो गद्दार है, इस मुल्क का गद्दार है, गद्दार है। तो NRO वाला तो चक्कर कोई नहीं है, अगर है फ़र्ज़ कीजिए तो ये किसकी तरफ इशारा है? ज़ाहिर NRO स्पेशल अदालत है, उसके मजिस्ट्रेट या सिविल जज ने तो NRO देने की पोजीशन में नहीं होते ना ये लोग। तो ये NRO किसने दिया है? चीफ जस्टिस तो उनका अपना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी और दूसरा भी। तो ये NRO देने वाले इस मुल्क के गद्दार हैं। इसका सीधा सीधा तर्जमा ये है कि वो अस्करी क़यादत को गद्दार कह रहा है और इसका ये हौसला दरअसल उसकी शिकस्त खुर्दी की मायूसी की अलामत है, क्योंकि मायूसी और इश्तिआल में आदमी ऐसा काम कर जाता है जो बाद में उसके लिए मुस्तकिल जंजाल और झमेला बन जाते हैं, और इमरान खान के साथ यही होने वाला है। तो नाज़रीन, हुकूमत कहती है भगा भगा कर मारना हमारी मजबूरी है, छोड़ेंगे हम नहीं इसको, क्योंकि भगाना इसलिए मजबूरी है, जज साहबान इसके साथ हैं, वो इसको गिरफ्तार ही नहीं होने देते। बरसों वाला माजरा आप देख लीजिए, ये बनी गाला से निकल ही नहीं रहा था, तो इसके लिए आर्डर गया कि इसको हरासा ना किया जाए। यानी वो शख्स जो कहता है कि मैं तो मौत से भी नहीं डरता, उसको अदालत से ये आर्डर लेना पड़ता है कि मुझे डराया ना जाए। आर्डर हुआ कि गवर्नमेंट इसको हरासा ना करे, इसे ना डराए, इसे खौफजदा ना करे। फिर इसकी ज़मानत हो गई, फिर आज कल फिर ज़मानत हो गई, ज़मानत पर ज़मानत, ज़मानत पर ज़मानत। इधर केस का शोशा मीडिया में आता है, इधर ज़मानत हो जाती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत ने अपने ऑप्शन बंद कर दिए हैं, वो भी उसने 2 तरीके अख्तियार किए, एक तो भगा भगा कर मारने वाला और एक मुतबादिल, जो चंद दिनों तक आप उसको सामने आता हुआ देख लेंगे। तो नाज़रीन, इजाज़त लेने से पहले ये बोटॉक्स वाली बात में फिर कर दूं कि तो खिजाब लगाया 2 करोड़ का या 3 करोड़ का कितना बनता है, 7 लाख रुपए महीने का। मुझे ये बताया जाए कि 7 लाख रुपए महीने का कौन सा खिजाब होता है? अगर महीने में आप रोज़ाना भी खिजाब लगाएं और बहुत महंगा विलायती खिजाब लगाएं जिसकी शीशी 1000-1200 भी आती है, हर रोज़ एक शीशी ख़त्म करें, हर रोज़ एक शीशी ख़त्म हो नहीं सकती, तो तब भी महीने के हर रोज़ तो आदमी डाई करता भी नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी हर महीने हर रोज़ डाई नहीं करता, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हर रोज़ डाई करता है और हर रोज़ 1200 रुपये 1500 रुपये की शीश इस्तेमाल करता है, तो ये भी महीने में 30-32 हज़ार रुपये बनते हैं। ये 7 लाख का खिजाब बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसी तरह इसने जितने भी खर्च अखराजात किए और बॉडी वैक्सिंग भी तो करवाता है ना, ये आपके इल्म में है, तो उसके पैसे भी तो सरकारी ख़जाने से जाते होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इसकी बाकी मानदा जो करप्शन है वो तो ज़ाहिर है हर रोज़ कोई ना कोई आ रही है, फंड के अकाउंट निकल रहे हैं, रिंग रोड से लेकर बनी गाड़ा तक जितने स्कैंडल हैं हर बारे में कुछ ना कुछ इंकशाफ होता है। ज़मीनें दी गई, खैबर मलिका
फर्रा गोगी, पिंकी पीरनी, ये सारी चीज़ें जो करप्शन की हैं वो निकल रही हैं हर रोज़ और लोगों को भूल भी जाती है। इसलिए कि किसी भी करप्शन के दरियाफ्त होने वाले स्कैंडल को गवर्नमेंट परसू नहीं करती। वो एक दिन खबर आती है सोशल मीडिया पर, उस पर कुछ तबसरे होते हैं और अगले दिन वो नई चीज़ आ जाती है, इसको पिछली को भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जहाँ ये चीज़ें हुकूमत बहरहाल ला रही है सामने, तो ये इसके चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग, इसका खिजाब, इसकी जो बॉडी वैक्सिंग है, वो जो मुराद सईद वाले शौक हैं, वो सारे उनकी बारे में जो खर्च खराजात इसने किए हैं उनकी तफसील भी गवर्नमेंट बाहर लाए। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट का झमेला वो मैंने जिक्र कर दिया कि परवेज़ इलाही जो है वो पुलिस फोर्स देने से भी इनकार कर रहा है, 2 अरब देने से पहले इनकार किया, दूसरी सहूलतकारी भी से इनकार किया। तो अब असल में इकबाल जो कब्ज़ा ग्रुप है लाहौर का, जुआ खाने भी उसकी फैमिली चलाती है, तो वो कब्ज़ा ग्रुप और परवेज़ इलाही के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है। और हाँ, एक ख़ास खबर, अली मोहम्मद ख़ान जो दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलता है और झूठ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, दानिस्ता तौहीन रसालत करता है, और कोई शख्स इस बदबख्त को टोकने वाला नहीं है कि तुम, इसने कौमी असम्बली में भी झूठ बोला, दुरूद शरीफ पढ़कर इसने इस्तीफ़ा दिया और फिर बाहर अदालत में आकर कहा कि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। तो उसके बारे में खबर यह है कि इमरान खान को शक हो गया है कि ये भी मुखबिर है। इमरान खान की ये चीज़ें आपने बहुत सारे ज़राए से सुनी होगी कि भाई मेरी पार्टी के अंदर बहुत मुखबिर है, तो उसको अली मोहम्मद ख़ान पर भी शक हो गया है और अब उसके ख़िलाफ़ उसने पख्तूनख्वा में एक मुहिम चलवा दी कारकुनों के ज़रिए, और शुनीद है कि अली मोहम्मद ख़ान की छुट्टी हो जाएगी पार्टी से, वल्लाह आलम ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलने वाले मोहम्मद अली ख़ान का या अली मोहम्मद ख़ान का जो भी नाम है, अंजाम तो उसका बुरा होना है। ऐसे लोग बचते नहीं हैं कुदरत की ताज़ीर से, किसी न किसी हीले बहाने ताज़ीर में आते हैं। और ये तो वो नजस आदमी है जो फ़र्ज़ समझता है कि झूठ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, और फ़र्ज़ समझता है दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद झूठ बोलना। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।